हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने बी फार्मा 4th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 को कंप्लीट कवर करेंगे। और देखिए, इसी के साथ हमारी यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री कंप्लीट कवर हो जाती है। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे आपकी सिर्फ 4 सेमेस्टर नहीं, बल्कि इस वीडियो के साथ आप लोग की जितनी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो हमने ऑलरेडी पूरी कवर कर दी है। यानी 5th और 6th सेमेस्टर की भी मेडिसिनल केमिस्ट्री यहाँ पे हमारी कंप्लीट कवर हो चुकी है। तो देखा जाए तो मेडिसिनल केमिस्ट्री आज हमारी लास्ट वीडियो है, जिसके बाद यहाँ पे मेडिसिनल पूरी ही खत्म हो जाती है। पर फिलहाल के लिए चलिए, आपके काम की 4th सेम ही है तो आपकी भी पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री कवर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें अपने यूनिट नंबर 5 के बारे में, तो यूनिट नंबर 5 में बेसिकली हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। पहला है हमारा यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक्स और दूसरा है हमारा यहाँ पे एनाल्जेसिक्स। अब यहाँ पे इनके अलग अलग टाइप हमें दे रखे हैं, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। बाकी नोट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नोट्स हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक काम नहीं कर रही है आजकल, पता नहीं क्यों। तो कमेंट बॉक्स में या फिर आप लोग खुद सर्च कर सकते हो imperfectpharmacy.in, तो जाके वहाँ पे अपने सेमेस्टर में जाके आप लोग यहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए भाई, एनेस्थीसिया को तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे अपने कह सकते हो फार्माकोलॉजी में भी डिस्कस किया। हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में अपने लोकल एनेस्थेटिक्स को डिस्कस किया। अब एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया मतलब कि हमारी वो मेडिकेशंस जो कि हमारा मतलब एनेस्थेटिक्स हमारी वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि एनेस्थीसिया कॉज करती हैं। और एनेस्थीसिया मतलब क्या होता है? एनेस्थीसिया हमारी वो स्टेट होती है जहाँ पे पर्सन को जो है कह सकते हो उसको होश नहीं रहता या फिर उसको पेन की फीलिंग नहीं होती है ना। मतलब कि जहाँ भी एनेस्थीसिया होता है वहाँ पे कह सकते हो बॉडी की सेंसेशन खत्म हो जाती है बॉडी में। यानी कि कह सकते हो वहाँ पे ब्रेन का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वहाँ पे हमें कुछ भी फील नहीं होता है, जो भी हमारा एनेस्थेटिक एरिया होता है। अब देखिए, एक हमारा होता है एनेस्थीसिया लोकल। लोकल क्या होता है? लोकल मतलब कि किसी स्पेसिफिक एरिया में हम लोग देखते हैं जहाँ पे पर्सन को होश रहता है, मतलब कि देखिए पर्सन की कॉन्शियसनेस अलाइव रहती है। यानी लोकल एनेस्थेटिक जैसे बात करें कि मान लीजिए कभी आप लोग को डेंटल ट्रीटमेंट कुछ कराना हो, ठीक है, तो दांत वगैरह जब कभी कभी हमें यहाँ पे टूथ एक्सट्रैक्शन कराना होता है, दांत निकलवाने होते हैं, तो वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो क्या होता है? लोकल एनेस्थेटिक देता है। सिर्फ हमारे जहाँ पे जिस दांत को निकालना होता है उसी एरिया में एनेस्थीसिया कॉज करी जाती है। तो देखिए, वहाँ पे पर्सन बेहोश नहीं होता है, पर्सन जो है उसको कॉन्शियसनेस रहती है। लेकिन देखिए, जो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं ये हमारी ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं जो कि पर्सन को यहाँ पे जिनकी कॉन्शियसनेस भी चली जाती है, यानी पर्सन बेहोश हो जाता है और यहाँ पे उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी यहाँ पे चली जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है उसको कोई भी टाइप का फील पेन वगैरह नहीं होता है। और ये सब कब किया जाता है भाई? जब भी यहाँ पे कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन हमें करना होता है तो यहाँ पे हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स का यूज़ करते हैं। और बाकी देखिए, हमारी होल बॉडी को इफेक्ट करता है और उसमें यहाँ पे पर्सन जो है वेकअप नहीं होता है, मतलब कि वो यहाँ पे सोया रहता है और यहाँ पे उसकी जब तक यहाँ पे सर्जरी उसकी नहीं होती है, ठीक है। और बाकी देखिए, थोड़ा सा डिप्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे क्या करता है? सीएनएस को डिप्रेस कर देता है, उसका जो कंट्रोल है उसको यहाँ पे लॉस कर देता है। और बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि इसके पहले यूनिट नंबर 4 में भी हम लोगों ने जो है डिस्कस किया कि हमारा जो सीएनएस है उसका डिप्रेशन किस तरीके से होता है। बाकी देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए, हम लोगों ने देखिए यूनिट 4 पढ़े बिना आप लोग इस यूनिट में मत आइएगा प्लीज़। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यूनिट 4 जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं जो यूनिट 4 से रिलेटेड हैं, तो यूनिट 4 आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो जो हमारी देखिए जो हमारे ब्रेन में कह सकते हो जो हमारा सीएनएस होता है, ठीक है, और हमारा पीएनएस वगैरह भी होता है। तो देखिए, जो हमारा ये इनको कंट्रोल कौन करता है भाई? हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा सीएनएस। लेकिन करता किससे? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। यानी देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अभी जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्साइटेटरी और एक होता है हमारे यहाँ पे इनहिबिटरी। अब देखिए, एक्साइटेटरी का मतलब होता है कि जो हमारा यहाँ पे क्या करे कि किसी चीज़ को एक्साइट करे। भाई देखिए, जब भी हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड होते हैं, तो उस टाइम हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। और देखिए, जब भी कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हम शांत हो जाते हैं, है ना, या फिर जब हम लोग यहाँ पे कह सकते हो हमें स्लीप होती है, तो उस टाइम हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। अब देखिए, एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे सीएनएस की एक्टिविटी को बिल्कुल लो करना है। भाई देखिए, हमारा एनेस्थीसिया कैसे कॉज होता है? एनेस्थीसिया का मतलब है कि जो हमारा सीएनएस है उसका कंट्रोल हमारा यहाँ पे हमारी बॉडी से चला जाए, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि वो जिस तरीके से कह सकते हो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है जिस ऑर्गन को, तो वहाँ पे उसका कंट्रोल कट हो जाए। तो देखिए, अब ये किस तरीके से हो सकता है? यहाँ पे इसका मतलब है कि जो हमारा सीएनएस है वो डिप्रेस हो जाए, है ना, हमारा सीएनएस ज़्यादा एक्टिव ना हो, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है? ये 2 तरीके से हो सकता है। या तो हम लोग जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर
न्यूरोट्रांसमीटर है इसको हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, भाई देखिए इनहिबिटरी का मतलब क्या है कि इनहिबिट करेगा हर एक चीज़ों को, यानी कि जो हमारा एक्साइटेशन है उसको भी इनहिबिट करेगा। और दूसरा तरीका ये है कि जो हमारा एक्साइटेटरी है इसको हम लोग यहाँ पे कम कर दें, और या तो हम लोग यहाँ पे दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम लोग दोनों चीज़ें करें यानी कि देखिए इनहिबिशन को बढ़ा दें यानी कि और ज़्यादा चीज़ों को कम करने लगें, और जो एक्साइटेशन है उसको भी घटा दें, यानी देखिए एक तरफ जो चीज़ें हमारी एक्साइट कर रही थी हम लोगों ने उसको भी कम किया, और एक तरफ जो चीज़ें इनहिबिट कर रही थी उसको हम लोगों ने और बढ़ा दिया, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? ओवरऑल रिजल्ट हमारा यहाँ पे हमें एक जो है सप्रेशन देखने को मिल जाएगा, यानी जो हमारा सीएनएस है वो पूरी तरीके से सप्रेस हो जाएगा, और हमारी बॉडी को कह सकते हो वहाँ पे कंट्रोल बॉडी का लॉस, मतलब उस एरिया में, या फिर कह सकते हो हमारी पूरी बॉडी में जो सीएनएस का कंट्रोल है वो यहाँ पे लॉस हो जाएगा और हमें एनेस्थीसिया देखने को मिल जाएगा। तो इसमें देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, हमारा ठीक है हमारा एमनेसिया यानी कि थोड़ा सा बेहोशी आ जाती है हमें, और एनाल्जेसिक और इमोबिलिटी। एनाल्जेसिया मतलब कि देखिए एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन रिलीवर, यानी कि एनाल्जेसिक हमारी वो मेडिकेशन होती है जो कि हमारे पेन को दूर करती हैं, पेन से रिलीफ हमें दिलाती हैं। तो भाई देखिए जब यहाँ पे हम बॉडी का कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे पेन का एहसास भी नहीं होगा। और इमोबिलिटी मतलब कि यहाँ पे मोशन ना हो पाना। तो भाई देखिए जब किसी को आप एनेस्थीसिया दे दोगे तो वो बेहोश हो जाएगा, तो वो चल थोड़ी पाएगा, उसकी मोशन थोड़ी होगी उसकी बॉडी में, इमोबिलिटी आ जाएगी। अब बाकी देखिए इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है ना, जैसे एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया कैसे काम करता है इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता होता है, बस हम लोग यहाँ पे कह सकते हो एक इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला पाथवे हो जाता है यहाँ पे इन्हेंसमेंट ऑफ इनहिबिटरी पाथवेज। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जो हमारा सबसे मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो होता है हमारे यहाँ पे गाबा। और ये गाबा काम कब करता है? ये गाबा जब अपने गाबा रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है, ठीक है, तो गाबा रिसेप्टर से बाइंड होने पे क्या होता है, ये हमारी बॉडी में इनहिबिशन कॉज करता है चीज़ों का। और देखिए इतना आप लोग समझिए, इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में यूनिट 4 में डिस्कस किया है, प्लीज़ आप लोग यूनिट 4 देख लीजिए अगर आप लोग को डिटेल में समझना हो। बाकी शॉर्ट में आप इतना समझिए कि करता क्या है कि जब ये गाबा अपने गाबा रिसेप्टर में बाइंड होता है तो हमारा ये कह सकते हो हमारा यहाँ पे जो कैल्शियम के चैनल है, ठीक है, हमारा जो क्लोराइड चैनल, ठीक है, जो क्लोराइड है उनको ये ओपन कर देता है, और फिर क्लोराइड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन। और इस हाइपर पोलराइजेशन की वजह से देखिए होता क्या है, सिंपली आप इतना समझिए कि जो हमारा सीएनएस है वो यहाँ पे हो जाता है सप्रेस। अब ये कैसे क्या होता है इसको बहुत डिटेल में आप लोगों को समझना है तो यूनिट 4 देख लीजिएगा प्लीज़, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, इसको समझना ज़रूरी भी है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में वहाँ जो है डिस्कस किया, आप दोबारा यहाँ पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिकली जो हमारा गाबा रिसेप्टर होता है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारा गाबा, देखिए जो हमारा गाबा है ये मेनली हमारा जब गाबा ए रिसेप्टर बाइंड होता है तो हमारा इनहिबिशन कॉज करता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ें, और इसकी वजह से क्या होता है हमारा हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। भाई देखिए न्यूरॉन जब एक्साइट होते हैं तभी हमारी बॉडी में सिग्नल वगैरह जाता है, तो जब इनकी एक्साइट ही नहीं होंगे तो कोई सिग्नल जाएगा नहीं, तो हमारा जब सिग्नल नहीं जाएगा तो हमें कुछ भी एहसास नहीं होगा। और उसके बाद देखिए सिडेशन यानी कि देखिए हमारा नींद कॉज करते हैं, एमनीसिया और हमारा अनकॉन्शियसनेस, तो यहाँ पे मतलब कि पर्सन जो है होश में नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा बात है हमारा क्या हो जाता है, इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी, यानी कि देखिए जो हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे कि हमारा ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट एक हमारा बहुत ही मेजर जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और ग्लूटामेट काम कब करता है, जब ये यहाँ पे एनएमडीए रिसेप्टर बाइंड होता है, तो ये एनएमडीए रिसेप्टर को क्या होता है, ये भी हमारा एनएमडीए रिसेप्टर को भी इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ग्लूटामेट भी एक्साइट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए जो जैसे कि बात करें तो हमारा जो कीटामीन है तो वो हमारा एनएमडीए रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे कह सकते हो एक एनेस्थेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद देखिए उसके बाद मॉड्यूलेशन ऑफ आयन चैनल्स, यानी कि कुछ आयन चैनल्स के साथ छेड़छाड़ करके भी ये हमारा इनहिबिशन कॉज करते हैं। जैसे कि देखिए भाई कह सकते हो कि हमारा जो है K+, ठीक है, जब K+ यहाँ पे हमारा चैनल ओपन हो जाता है तभी हमारा होता है हाइपर पोलराइजेशन। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एन सोडियम है, ठीक है, तो जब सोडियम का यहाँ पे कह सकते हो इनहिबिशन हो जाता है तो हमारा यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेशन यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। देखिए इतना समझिए कि चाहे K+ की ओपनिंग हो, क्योंकि देखिए Na+ की जब ओपनिंग होती है यानी कि सोडियम चैनल जब ओपन होते हैं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से ही हमारी बॉडी में सिग्नल्स वगैरह ट्रांसफर होते हैं। हमारी बॉडी में जो भी एक्शन है, कह सकते हो अगर हम लोग कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना बहुत जरूरी है। और ये कब होता है, ये तब
होता है जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं। तो अगर हम लोगों ने इसको रोक दिया, इसका मतलब क्या है, एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा और हमारी बॉडी में कोई भी सिग्नल नहीं जाएगा, हमें कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम लोगों ने K+ को प्रमोट किया, यानी K+ को और ज़्यादा ओपन किया, तो हमारा हाइपर पोलराइजेशन होगा, और हाइपर पोलराइजेशन होगा तब भी हमारा क्या होगा, न्यूरॉन यहाँ पे कह सकते हो एक्साइट नहीं हो पाएंगे। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, हमारा यहाँ पे न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हो 2-3 मैकेनिज्म के थ्रू हमारी जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थेटिक से हमारे यहाँ पे एनेस्थीसिया कॉज करते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में हमारे 3 टाइप के जनरल एनेस्थेटिक दे रखे हैं। पहला है इनहेलेशन, दूसरा है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स और थर्ड है डिसोशिएटिव। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इनहेलेशन। अब इनहेलेशन देखिए बहुत सिंपल है, जैसा कि नाम ही है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या होता है, इनहेल करते हैं, ठीक है, मतलब अपने माउथ या नोज के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको इनहेल करते हैं, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे मिक्स होती है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सीएनएस डिप्रेशन कॉज करता है एनेस्थीसिया बाय रैपिडली, यहाँ पे रैपिडली हमारा ब्लड और ब्रेन में पहुँच के एनेस्थीसिया कॉज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए वही सिमिलर सा रहने वाला है, यानी कि मोस्ट इनहेलेशन एनेस्थेटिक क्या होता है, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, गाबा हमारा इनहिबिटरी होता है, और उसके बाद देखिए कुछ हमारे यहाँ पे ग्लाइसिन रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करते हैं। अब देखिए ग्लाइसिन भी एक टाइप का हमारा इनहिबिटरी कह सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, और इसको भी यहाँ पे इनहेंस करके हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन देखने को मिलता है। मतलब ये लगभग सेम ही होता है, गाबा के जैसा सिमिलर यहाँ पे इसका एमओए देखने को मिलता है। इसमें भी हमारे पेंटामेरिक यूनिट वगैरह होती है। और दूसरा बात करें तो हमारे यहाँ पे देखिए भाई हमारा इनहिबिट कर देता है एक्साइटेटरी को, है ना, और उसके बाद न्यूरोनल एक्साइटेशन। तो देखिए वही चीज़ है ना जो हम लोगों ने जनरल में देखी। देखिए यहाँ पे जितने भी जनरल एनेस्थेटिक हैं उनका एमओए हमारा सेम रहने वाला है। तो अभी आप लोगों ने जो एमओए देखा वो आप लोग यहाँ पे सब में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस में ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ड्रग्स आप लोग के जनरल इनहेलेशन एनेस्थीसिया में हमारी यहाँ पे 6 ड्रग दे रखी हैं, जिसमें से एक हमारी स्टार ड्रग है। तो इसके बारे में हम लोग सिंथेसिस वगैरह अच्छे से देखेंगे, बाकी आप लोग यहाँ पे जनरली देख लीजिएगा। देखिए हेलोथेन की बात करें तो ये हमारा हेलोथेन का सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे एमओए की बात करें तो भाई हमारा सेम ही है, जैसा कि हमारा जनरल या फिर इनहेलेशन में मेंशन है। और सिंथेसिस की बात करें तो बहुत ही सिंपल 1 लाइन सिंथेसिस है इसकी। 2-chloro-1,1,1 ट्राईफ्लोरोइथेन से यहाँ पे इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है, और इसका हम लोग सिंपली कुछ नहीं बस ब्रोमिनेशन करा देते हैं। यानी यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोजन की जगह हमारा Br आ जाएगा, और एक Br और एक H, हमारा HBr यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, हमारे यहाँ पे बन जाएगा हेलोथेन। तो बस सिंपल 1 लाइन की सिंथेसिस हमारी यहाँ पे हो जाती है। और यूजेस की बात करें तो हमारा वही एनेस्थेटिक एजेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बाकी ड्रग्स की बात करें तो बाकी ड्रग्स हमारी सिंपल ही है, इनका आप लोग नाम याद कर लीजिए, उतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एनफ्लुरेन हो गया, और उसके बाद बात करें तो हमारे यहाँ पे सेवोफ्लुरेन हो गया, और नेक्स्ट हमारी हो जाती है आइसोफ्लुरेन, और उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाती है डेसफ्लुरेन। अब देखिए आप लोग ये मत सोचे कि इन ड्रग्स को हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे, क्योंकि इनको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इतना बहुत रेयरली हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, तो उतने में आप लोग यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर थोड़ी याद करते घूमोगे, नाम याद कर लीजिए, उतना काफ़ी है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स के बारे में। अब देखिए जैसा इसका नाम है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, तो देखिए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग से मतलब है कि ये बहुत ही कह सकते हो कम टाइम के लिए अपना एक्शन शो करती हैं। लगभग बस इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सिर्फ जो है लगभग 30 से 40 मिनट तक देखने को मिलता है। और बाकी देखिए इनको यहाँ पे IV रूट से दिया जाता है रैपिड अनकॉन्शियसनेस कॉज करने के लिए। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भाई देखिए ये हमारे बेसिकली गाबा को इन्हेंस करती हैं, और हमारा यहाँ पे कह सकते हो CNS डिप्रेशन कॉज करती हैं। गाबा क्या होता है, जब गाबा इन्हेंस होता है तो हमारा क्लोराइड चैनल ओपन हो जाते हैं, हाइपरपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। अब ड्रग्स की बात करें तो देखिए इसके अंदर हमारी कोई भी स्टार ड्रग नहीं है, और सॉरी यहाँ पे जो मेथोहेक्सेटल सोडियम है ये हमारी स्टार ड्रग है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मेथोहेक्सेटल सोडियम की बात करें तो देखिए ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। बाकी अगर हम लोग एमओए की बात करें तो हम लोगों ने भी देखा, हमारा अल्ट्रा शॉर्ट में मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा। और सिंथेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए थोड़ा सा इसकी सिंथेसिस देखिएगा। इसकी सिंथेसिस हमारी स्टार्ट होती है डाई इथाइल मेलोनेट की रिएक्शन हम लोग कराते हैं अपने 3-ब्रोमोप्रोपेन से। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए जो हमारा Br है और यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन है ये HBr के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं, और रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने C2H5ONA की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, जहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, अब एक बचा, तो एक ये जो बचा है ये रहा, और बाकी ये पूरा का पूरा ग्रुप हमारा एज इट इज आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन फर्दर हम लोग अपने 2-ब्रोमो-3 एक्जाइन से कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये Br ये HBr के फॉर्म में निकल गए, और यहाँ पे क्या होगा देखिए ये ग्रुप जो है एज इट इज यहाँ पे आके लग जाएगा। देखिए सेम बिल्कुल यही ग्रुप है, ये CH3 हमारा ऊपर है, बाकी ये पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया।
और अब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन फर्दर अपने जो है कह सकते हो एन मिथाइल यूरिया से कराएंगे NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा 2C2H5OH यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे और हमारा यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा साइक्लाइजेशन हो गई और यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये 2N यहाँ पे आ गए इसके। ठीक है, और एक ये जो NaO है, ठीक है, ये NaO यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाती है और हमारा यहाँ पे मेथोहेक्सेटल सोडियम देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे यूजेस की बात करें तो हमारा एनेस्थेटिक एजेंट और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, यानी कि देखिए बेसिकली जो है जब सीजर वगैरह के टाइम पे जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है तो वहाँ पे भी हम लोग जो है सबसे पहले एनेस्थीसिया कॉज करने के लिए इसी का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया मेथोहेक्सेटल सोडियम। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बाकी हमारे सिंपल से ही ड्रग्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इनके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके कोई मतलब नहीं है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए ये एनेस्थीसिया तो कॉज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कर देते हैं कि जो पर्सन है उसको यहाँ पे कह सकते हो थोड़ा सा डिटैच कर देते हैं, यानी कि जो रियलिटी है उससे जो हमारा पेशेंट है जिसको यहाँ पे दिया जाता है वो अपने आप को थोड़ा सा डिटैच महसूस करने लगता है, उसको डिटैचमेंट हो जाती है इन्वायरमेंट और सेल्फ से। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एमनेसिया यानी कि यादाश्त खो जाती है पेशेंट की, और एनाल्जेसिक इफेक्ट यानी कि देखिए पेन वगैरह से रिलीफ तो मिलती ही है। और थोड़ा सा देखा जाए ना तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो कॉन्शियसनेस नहीं हो जाती है, मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे एनेस्थेसिया हैं वो हमारा पर्सन को अनकॉन्शियस कर देते हैं, लेकिन डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक अनकॉन्शियस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेशेंट जो है थोड़ा सा रियलिटी से जो है अलग चला जाता है। और एमओए की बात करें तो ये बेसिकली देखिए जो हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट, ये उसको ब्लॉक करते हैं, यानी कि जो हमारा ग्लूटामेट देखिए ग्लूटामेट अपना एक्शन सब कब शो करता है जब NMDA रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो ये NMDA को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे यहाँ पे डिसरप्शन हो जाता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का, और यहाँ पे हमारा सेंसरी डिसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। बाकी इसके अंदर हमारी एक ही ड्रग है कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड, और ये हमारी स्टार ड्रग भी है, तो इसका हमें सिंथेसिस भी देखना है। तो देखिए ये हमारा हो जाता है कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म हमारा मेंशन ही है। सिंथेसिस अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए जो हमारा इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है 2-क्लोरोबेंजोनाइट्राइल से। तो 2-क्लोरोबेंजोनाइट्राइल की रिएक्शन जब हम लोग अपने साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराते हैं तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और यहाँ पे हमें जो है इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये दोनों यहाँ पे कंडेंस हो गए हैं और फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है Br एक ब्रोमीन ग्रुप आके अटैच हो जाता है। और फिर फर्दर इसकी रिएक्शन जब हम लोग अपने CH3NH2 से कराते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ खास नहीं है, बस ये चीज़ CH3NH ये ग्रुप हमारा यहाँ पे आके अटैच हो गया, और बाकी हमारा यहाँ पे जो है यहाँ से O और यहाँ से H यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। और फिर फर्दर यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड से कराते हैं, देखिए ये हमारा कीटामीन हो गया, और फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारी कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है। यूजेस की बात करें तो हमारा जनरल एनेस्थेटिक और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह हमें यूज इसका देखने को मिलता है। तो देखिए ये हो गए हमारे यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे यहाँ पे नारकोटिक्स एंड नॉन नारकोटिक्स एनाल्जेसिक्स। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने नारकोटिक्स एंड नॉन नारकोटिक्स एनाल्जेसिक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है। एनाल्जेसिक मतलब कि हमारी वो दवाएं जो कि हमारा पेन से रिलीव करती हैं, यानी कि जब भी हमें बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह का एहसास होता है तो जो पेन किलर होती हैं वही हमारी होती है एनाल्जेसिक। अब ये हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है नारकोटिक। अब देखिए नारकोटिक मतलब ये हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती हैं और इनको खाने के बाद देखिए दर्द तो दूर हो जाता है लेकिन हमें नींद भी आने लगती है, यानी कि ये हमारा नारकोटिक इफेक्ट शो करती है, यानी कि हमें स्लीपी या फिर ड्राउजीनेस फील होती है। और इनका यूज़ जब हम लोग जनरली बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन में करते हैं, हमें जब बहुत दर्द बिल्कुल बर्दाश्त ना हो रहा हो। और नॉन नार्कोटिक देखिए ये हमारे थोड़ा सा माइल्ड पेन किलर्स होते हैं और इनको खाने के बाद हमारा दर्द खत्म हो जाता है अगर हमें नॉर्मल सा हो रहा है, और लेकिन हमें कोई भी स्लीपीनेस कॉज नहीं होती है। और ये हमारा माइल्ड से मॉडरेट पेन जैसे कि हेडेक, मसल पेन, इन सब के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि पैरासीटामॉल जो आप लोग खाते हो वो भी हमारा एक टाइप का नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है। और नार्कोटिक में बात करें तो हमारा मॉर्फिन, कोडीन, ये सारे हमारे नार्कोटिक एनाल्जेसिक हो जाते हैं। अब एमओए की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा नार्कोटिक एनाल्जेसिक है ना, ये हमारा बाइंड करता है हमारे ब्रेन में होता है ओपॉइड रिसेप्टर। ठीक है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है ओपॉइड रिसेप्टर, तो ये हमारा ओपॉइड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और जो भी हमारा पेन का सिग्नल्स है, पेन सिग्नल्स हैं ना, उनको यहाँ पे कह सकते हो ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेन सिग्नल नहीं जाता और हमें यहाँ पे पेन का एहसास होना बंद हो जाता है। और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक हमारा केमिकल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब देखिए इसके बारे में देखा जाए तो आप लोग को 5th सेम में बहुत डिटेल में पढ़ना है, बट अभी देखिए अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आप लोग इतना सिंपली समझो कि प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा एक केमिकल होता है और ये हमारा बनता है कॉक्स एंजाइम के थ्रू, मतलब कि कॉक्स एंजाइम यहाँ पे बहुत सारे फर्दर पाथवे के थ्रू हमारा बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में पेन
कॉज करने में, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत मेजर रोल होता है पेन कॉज करने में। तो यहाँ पे देखिए जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक हैं ये हमारे इस कॉक्स एंजाइम को ही ब्लॉक कर देते हैं। और देखिए जब कॉक्स नहीं होगा तो यही हमारा बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और जब यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो हमें पेन का एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि यही हमारा पेन कॉज करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक अपना जो है एक्शन शो करते हैं। बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपके सिलेबस में जो है 3 टाइप के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। पहला है मॉर्फिन एंड रिलेटेड ड्रग्स। तो देखिए मॉर्फिन और रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स हैं ये सारी हमारी यहाँ पे कह सकते हो नार्कोटिक होती है, ठीक है। ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में जितनी भी ड्रग्स हैं ये हमारी नॉन नार्कोटिक हैं। और देखिए नार्कोटिक एंटागोनिस्ट की बात करें तो देखिए ये हमारा कह सकते हो एनाल्जेसिक नहीं होता है, बल्कि ये हमारी वो दवाएं हैं जो नार्कोटिक के इफेक्ट को एंटागोनाइज करती हैं। मतलब नार्कोटिक एनाल्जेसिक की कभी अगर ओवरडोज हो जाए तो हम लोग यहाँ पे इन दवाओं का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन। बाकी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने मॉर्फिन एंड रिलेटेड ड्रग्स के बारे में। तो देखिए मॉर्फिन एंड रिलेटेड ड्रग्स यानी कि देखिए हम लोगों ने ये हमारा सबसे पहला क्लास है और ये हमारा नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं। तो देखिए मॉर्फिन हमारा क्या होता है, मॉर्फिन हमारा एक नेचुरली अकरिंग एल्कोलाइड होता है और इसको हम लोग यहाँ पे ओपियम पॉपी हमारा एक प्लांट होता है उससे हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं, जो कि हमारी फैमिली होती है पैपावर सोमनिफेरम, तो उससे बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखिए ये सब हमारे बहुत काम का चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि हमारा एक टाइप का नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, यानी कि ये हमारा प्रोटोटाइप होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा मॉर्फिन है ना, मॉर्फिन हमारा प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, प्रोटोटाइप मतलब कि इसी से हमारे जितने भी टाइप के नार्कोटिक एनाल्जेसिक हैं वो इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके मॉडिफिकेशन करके हमारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक बनाए जाते हैं। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो देखिए करता क्या है, ये हमारा MU ओपॉइड रिसेप्टर होते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ जाके बाइंड होता है और उसकी वजह से देखिए करता क्या है, ये हमारा इनिबिशन करता है। ठीक है भाई, देखिए हमारे जितने भी एनाल्जेसिक कह रहे हैं वो हमारा इनिबिशन ही कॉज करेंगे। तो देखिए ये हमारा एडनाइलेट साइक्लेज पाथवे को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से हमारा CMP लेवल्स यहाँ पे कम हो जाते हैं। अब देखिए CMP जब बढ़ता है तो कैल्शियम रिलीज होता है, जब CMP कम हो जाएगा तो क्या होगा भाई, हमारा कैल्शियम कम हो जाएगा। और इसके बाद देखिए इसके ये CMP के लेवल को कम करके तो कैल्शियम को कम करते हैं और डायरेक्टली कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या होता है, हमारा कैल्शियम बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज में। अगर कैल्शियम चैनल्स ही बंद हो जाएंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, और जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं होगा तो हमारा क्या होगा भाई, हमारा कह सकते हो ये जब रिलीज होके अपने रिसेप्टर बाइंड करेगा तभी हमें पेन का एहसास होता। जब ये रिलीज ही नहीं होगा तो बाइंडिंग नहीं होगी तो हमें कोई एहसास ही नहीं होगा। और इसके बाद देखिए उसके बाद हमारा K+ चैनल्स को भी ओपन करते हैं, और हम लोगों ने इतनी देर से देखा कि अगर हमारा हाइपर पोलराइजेशन होगा तो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी। और देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पे अपने CNS को सप्रेस करेंगे तो हमें नींद भी आएगी, हमें एनाल्जेसिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, हमें एनेस्थेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि हम लोग कितने अमाउंट में कर रहे हैं, ठीक है, कितनी इंटेंसिटी से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और रिजल्ट की बात करें तो हमारा पेन सिग्नल्स ब्लॉक हो जाएंगे और हमें पेन रिलीफ देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा सेडेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए ये आप लोग का 5th यूनिट में इकलौता सार दिया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे अपना सिलेबस देखो तो जो आप लोग का 5th यूनिट है इसमें सिर्फ हमारा एक ही सार हमारा दिया हुआ है जो कि हमारा मॉर्फिन एनालॉग्स हैं। तो इस सार को हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए मॉर्फिन एनालॉग्स की बात करें तो यहाँ पे ये हमारी वो दवाएं हैं जो कि मॉर्फिन से बनाई जाती हैं, और ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर होता है मॉर्फिन एनालॉग्स का, यानी इसी में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करके हमारी बाकी दवाएं बनाई जाती हैं। तो देखिए अगर हम लोग इस जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारा देखने को मिलता है एक एरोमेटिक रिंग। तो इस एरोमेटिक रिंग की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए हमारा जो है 3rd पोजीशन पे हमारा एक OH यानी कि फिनोलिक ग्रुप देखने को मिलता है। और ये क्या होता है भाई, ये हमारा बहुत बहुत ज़रूरी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। मतलब देखिए जो हमारा ये मॉर्फिन एनालॉग्स होते हैं ये किससे बाइंड होते हैं, ओपोइड रिसेप्टर से, और बाइंड कैसे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्डिंग है इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम लोगों ने इसमें छेड़छाड़ की या फिर इसको रिमूव किया तो यहाँ पे लॉस ऑफ एक्टिविटी हो सकता है, यानी कि जो हमारी एक्टिविटी है वो सीवियरली लॉस हो सकती है। अच्छा दूसरा कहाँ है हमारा, दूसरा है अल्कोहल एट पोजीशन 6, यानी कि जो OH ग्रुप पोजीशन 6 पे है। तो देखिए ये भी हमारा एक टाइप का हाइड्रोफिलिक ग्रुप है जो कि हमारा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है रिसेप्टर से बाइंडिंग में। तो अगर यहाँ पे भी हम लोग इसका जो है ऑक्सीडेशन, अच्छा यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस OH ग्रुप का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन मतलब कि हाइड्रोजन को रिमूव करें, ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड होगा मतलब क्या है, कीटोन। तो अगर हम लोग यहाँ पे OH को कीटोन में कन्वर्ट कर दें तो हमारी पोटेंसी यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ जाएगी। और डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा C7 से C8 के बीच में जो डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे पोटेंसी को थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे इसको सैचुरेट कर दें, यानी कि इसको यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को अगर हम लोग यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारी पोटेंसी को इंक्रीज कर देगा और टॉक्सिसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा।
अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने टर्शरी अमीन्स के बारे में, तो देखिए टर्शरी अमीन मतलब कि यहाँ पे जो हमारा 17 पोजीशन पे एन नाइट्रोजन ग्रुप देखने को मिल रहा है, हमारा टर्शरी अमीन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को आर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग ग्रुप लाके अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए इस आर की जगह हम लोग कोई स्मॉल एल्काइल ग्रुप लाके अटैच करते हैं, तो वो हमारा एक गुड एगोनिस्ट की तरह काम करेगा, यानी देखिए तब आप कह सकते हो कि एक्टिविटी को बरकरार रखेगा या फिर बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने इस आर की जगह कोई साइक्लिक ग्रुप लाके अटैच कर दिया, तो ये हमारा एंटागोनाइज इफेक्ट शो करता है, यानी कि तब क्या करेगा, तब हो सकता है ये ओपाइड रिसेप्टर पे बाइंड करके उसको ब्लॉक कर दे, है ना, उसको बढ़ाने की बजाय उसको ब्लॉक कर दे, यानी कि पेन सिग्नल्स को नहीं कम करेगा तब। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइक्लिक सब्स्टिट्यूशन करना हमें नहीं करना है यहाँ पे। और ईथर ब्रिज की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ईथर ब्रिज यहाँ पे देखिए जो आप लोग को 4th और 5th पोजीशन के बीच में हमारा ऑक्सीजन ग्रुप दिख रहा है, तो ये हमारा ईथर ब्रिज है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, कह सकते हो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, यानी कि देखिए ये हमारा 3 डायमेंशनल है और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे इसके साथ भी हमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है हाइड्रोक्सिलेशन एट C14। तो हाइड्रोक्सिलेशन एट दिस देखिए C14, यहाँ पे देखिए ये जो 14 नंबर का कार्बन है, अगर यहाँ पे हम लोग OH ग्रुप लाके अटैच कर दें तो ये हमारी पोटेंसी को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकता है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका सार जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारी सबसे पहली स्टार ड्रग हो जाती है इसके अंदर फेंटानिल सिट्रेट। तो देखिए फेंटानिल सिट्रेट यहाँ पे देखिए, ये हमारा फेंटानिल हो गया, हमारा सिट्रेट हो गया। बाकी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा वही सेम है जो हम लोगों ने मॉर्फिन एनालॉग्स में देखा। अब इसकी सिंथेसिस देखिए, इसकी सिंथेसिस हमारी स्टार्ट होती है प्रोबायोनिल सिट्रेट और एन फिनाइल पाइप्रिडीन 4 अमीन से। तो इसमें देखिए कुछ नहीं, बस यहाँ पे ये H और ये Cl, ये दोनों HCl के फॉर्म में निकल गए और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ के अटैच हो गया, कंडेंसेशन हो गया। फर्दर यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग अपने सिट्रिक एसिड और फिनेथाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराएंगे। तो बस देखिए अब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप सेम है, ठीक है, ये भी सेम है। अब इस NH पे देखिए क्या होगा, इस NH से H और यहाँ से Cl, HCl निकल गया, यहाँ पे क्या बचा CH2 और ये हमारा एरोमेटिक रिंग। तो देखिए CH2 एरोमेटिक रिंग, बस सिंपली ये ग्रुप आके यहाँ पे अटैच हो गया और हमारा ये सिट्रेट हो गया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो है हमारा फेंटानिल सिट्रेट देखने को मिल जाता है, ठीक है, या फिर फेंटानिल सिट्रिक एसिड। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका यूज हम लोग जो है अपने कैंसर पेशेंट्स में नार्कोटिक थेरेपी, यानी कि जब कैंसर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा होता है तब हम लोग यहाँ पे एज ए नार्कोटिक एजेंट इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इसके अंदर मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। तो देखिए ये हमारा मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया, MOA में सेम ही मेंशन है। और सिंथेसिस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए 2,2 डाइफिनाइल एसिटोनाइट्राइल की रिएक्शन जब हम लोग अपने 3 क्लोरो 1 डाई मिथाइल अमीनो प्रोपेन से कराते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, हमारा सिंपल से कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। देखिए ये CN हो गया, ठीक है, और यहाँ से देखिए ये जो हाइड्रोजन है और ये जो Cl है ये HCl के फॉर्म में रिमूव हो गया, ठीक है, और बाकी ये पूरा ग्रुप आके एग्जैक्टली एज इट इज यहाँ पे आके अटैच हो गया, ठीक है। ये देखिए ये CN हो गया, ये H गया, ये Cl गया, बाकी ये पूरा ग्रुप आके अटैच हो गया। अब हम लोग फर्दर इसकी रिएक्शन अपने जो है NaOH और C2H5 MgBr की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा C2H5 देखिए, अच्छा C2H5 को क्या हम लोग भाई देखिए C2H5 को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं CH2CH3, सेम ही तो है, दो है यहाँ पे भी 2 3 5 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, दो, इसको बस लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे देखिए जो C2H5 है ये हमारा यहाँ के अटैच हो गया, ठीक है, और ये जो CN था ये हमारा यहाँ पे रिमूव हो गया और यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड हो और बाकी हमारा बिल्कुल सेम एज इट इज देखने को मिल जाता है। तो बाकी ग्रुप हमारा सेम ही है। अब उसके बाद यहाँ पे फर्दर इसका रिएक्शन इसका हम लोग यहाँ पे देखिए ये हमारा बन गया मेथाडोन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोराइड का एडिशन करा देंगे तो हमारा बन जाएगा मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। और अगर हम लोग यहाँ पे यूजेस की बात करें तो यहाँ पे इसका यूज हम लोग जो है ओपॉइड, अच्छा देखिए इसका यूज यहाँ पे पेन मैनेजमेंट तो करते ही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ओपॉइड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है, ठीक है, मतलब देखिए नारकोटिक एजेंट्स क्या होते हैं, नारकोटिक्स हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि डिपेंडेंस कॉज कर देती हैं, यानी कि इसका जो पेशेंट होता है ना उसको लत लग जाती है इसकी। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ओपॉइड डिपेंडेंस हो गई है तब हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए ये दोनों हमारी स्टार ड्रग थी, बाकी हमारी नॉर्मल ही है, तो इनको आप लोग यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग देख लेना, नोट्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सेम ही है लगभग, सिमिलर से ही है लगभग, आप लोग देख लीजिएगा। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नारकोटिक एंटागोनिस्ट के बारे में। तो देखिए नारकोटिक एंटागोनिस्ट मतलब हमारी वो दवाएं जो कि हमारा इन नारकोटिक ड्रग्स के इफेक्ट को ब्लॉक करती हैं, और इनका यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमारा नारकोटिक्स जो हम लोग ओवरडोज वगैरह ले लेते हैं। बाकी MOA की बात करें तो देखिए MOA सिंपल ही है, जैसे भाई देखिए नारकोटिक्स जो भी हमारे नारकोटिक एनाल्जेसिक थे, अभी मान लीजिए हम लोगों ने ओपॉइड हमारे
मॉर्फिन एनालॉग्स को हम लोगों ने देखा, तो ये काम कैसे करते हैं, ये हमारा ओपॉइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ओपॉइड का रिसेप्टर है, अब यहाँ जाके ये ड्रग्स बाइंड करती हैं तभी तो अपना एक्शन शो करती हैं। तो ये जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है ये क्या करेंगे, मान लीजिए ये मान लीजिए हमारा जो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, और ये मान लीजिए हमारा नार्कोटिक एंटागोनिस्ट है। तो ये क्या करेगा, ये इसकी जगह खुद जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, और जब ये बाइंड हो जाएगा तो इसको बाइंड होने की जगह नहीं मिलेगी, और ये बाइंड होकर क्या होगा, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, हमें यहाँ पे जो है रिलीफ मिल जाएगी। और ड्रग्स की बात करें तो इसके अंदर हमारी 3 ड्रग है, और तीनों में से कोई भी हमारी स्टार ड्रग नहीं है। तो बस आप लोग यहाँ पे इसका सिंपल सा यूजेज वगैरह देख लीजिए। सिंपल यूज है, हम लोग यहाँ पे ओपॉइड ओवरडोजिंग में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स के बारे में। तो देखिए एंटी इन्फ्लामेटरी, देखिए इनका एक्चुअल में देखा जाए तो इनका पूरा नाम होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और इनको हम लोग बोलते हैं एनसेड्स, यानी एनसेड्स हमारे होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये देखिए ये हमारी वो मेडिकेशंस हैं जो कि हम लोग यहाँ पे पेन फीवर, देखिए जो हमारी पैरासीटामॉल जो इतनी फेमस मेडिसिन है वो हमारी इसी के अंदर आती है। पैरासीटामॉल हमारी क्या होती है, एक टाइप की नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, और ये सारी ड्रग्स जो है हमारी क्या करती हैं, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोकती हैं, जो कि हमारा बहुत ही मेजर पेन कॉजिंग हमारा कह सकते हो केमिकल होता है। और यहाँ पे ये बनता कैसे बनता है, हमारा कॉक्स एंजाइम के थ्रू। तो ये हमारा कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करके प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक देती हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर सब यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा इन्फ्लामेशन, पेन सब में हमारा इन्वॉल्व होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे ड्रग्स की बात करें तो हमारी 2 स्टार ड्रग हैं, और बाकी सारी हमारी नॉर्मल बहुत सारी ड्रग्स हैं। तो बस स्टार ड्रग हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और बाकी आप लोग यहाँ पे नोट्स में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार ड्रग है मेफेनेमिक एसिड, तो ये भी हमारा सेम ही है और बहुत ही सिंपल इसकी सिंथेसिस है। 2-क्लोरोबेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम लोग अपने 2,3-डाइमिथाइल बेंजीनमीन से कराएंगे तो हमारा उलमैन कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्या होगा NH और Cl, यहाँ पे NH, देखिए NH यहाँ पे अटैच हो गया, और यहाँ पे क्या, यहाँ से गया H, यहाँ से गया Cl, HCl निकल गया, और हमारा मेफेनेमिक एसिड देखने को मिल गया। बहुत ही सिंपल 1 लाइन सिंथेसिस। यूजेस की बात करें तो हमारा मसल और बैक पेन में हम लोग यहाँ पे इसका मेनली यूज़ करते हैं। आइबुप्रोफेन की बात करें तो ये हमारा आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर हो गया। और अगर हम लोग सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आइसोब्यूटाइल बेंजीन है इसका हम लोग कराते हैं एसिडाइलेशन। तो एसिडाइलेशन में देखिए क्या होता है, जो हमारा CH3CO है, ठीक है, देखिए जो हमारा COCH3 है, ठीक है, COCH3 है, ये आके अटैच हो गया। अब बचा क्या, यहाँ बचा CH3COO, और यहाँ से गया H, तो CH3COOH एसिडिक एसिड यहाँ पे रिमूव हो गया। और फर्दर यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग अपने HCl से कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है, देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो H है, ठीक है, ये हमारा इस ऑक्सीजन के पास आ गया, ठीक है, यहाँ पे OH होगा, और यहाँ पे ये जो CN है तो ये हमारा यहाँ आके अटैच हो गया, ठीक है, और ये हमारा बन गया साइनोहाइड्राइन डेरिवेटिव। और फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, देखिए हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे और रिडक्शन भी होगा। तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन कैसे हो रहा है, जो हमारा O है, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा जो हमारा O है, OH है, ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, रिडक्शन हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो H है, ठीक है, ये H यहाँ पे आ गया, और ये जो CH3 है तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमारा OH जो है यहाँ पे आके अटैच हो गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे आइबुप्रोफेन जो है देखने को मिल जाता है। तो ये हमारी हो गई आइबुप्रोफेन की सिंथेसिस। बाकी यूजेस की बात करें तो हमारा फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन इन सबको रिड्यूस करने में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। बाकी देखिए बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बाकी सारी हमारी नॉर्मल सी हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। एस्पिरिन वगैरह है, मैक्लोफेनेमेट है, इंडोमेथासिन है। अच्छा देखिए एनसेड्स को आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने 5th सेम में, ठीक है, 5th सेम में आप लोग को इनके बारे में स्पेसिफिकली बहुत डिटेल में फिर से पढ़ना है। तो अभी के लिए बस आप लोग यहाँ पर इनका नाम याद कर लीजिए, उतना काफ़ी रहेगा। और बाकी देखिए ये रही हमारे यहाँ पे यूनिट 5 की कंप्लीट 1 शॉट वीडियो, और इसी के साथ हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करें आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।